हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग श्रेष्ठा क्लास 11th का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा और ये पेपर सॉल्व करने के बाद में कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो आपके एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन होंगे, कितने 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इनका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पेपर में मिलेंगे और यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ। और खास बात ये है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा स्टेटमेंट वाले आएंगे। किस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर जो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पूरा लेक्चर देखते हैं तो हर एक क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, किसी गोलीय लेंस के आवर्धन नियम के लिए फोकस दूरी एफ एवं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी यू के पदों में व्यंजक है। मतलब क्या करना है आपको, गोलीय जो लेंस होता है, ठीक है, उसका आवर्धन नियम, ठीक है, और फोकस जो होता है एफ, और बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी जो होती है यू, इनमें रिलेशन कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में देखते रहेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी देखते रहेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए मैंने इधर कर लिया है। देखिए, सबसे पहले आप लोग बताएंगे आवर्धन जो होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, यम का फार्मूला क्या होता है, यम इक्वल टू वी अपान यू होता है। एक फार्मूला तो ये आपको याद ही होगा। दूसरा वाला फार्मूला क्या होना चाहिए जो आपको याद होगा, फोकस। 1/f इक्वल टू कितना होता है, 1/v, और माइनस में कितना होता है, 1/u होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, u के टर्म में सबको लेकर आना है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, एक कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर यहाँ से निकल जाएगा एम यू। ठीक है, कितना निकल जाएगा, एम यू। ठीक है, इसको मान लीजिए पहला समीकरण और उठा करके क्या करिए, इस वाले समीकरण में रख दीजिए। तो 1/f एज इट इज ऐसे ही होने वाला है, इक्वल टू यहाँ पर देखिए 1/v की जगह पर कितना हो जाएगा, m, और हो जाएगा u हो जाएगा, माइनस में 1/u। ठीक है, यम की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि देखिए हर जगह दिया गया यम इक्वल टू कितना आएगा, यही आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, मतलब यम को तो अकेला ही करना पड़ेगा, तो यम वाला टर्म यहीं पर रहने देंगे, बाकी यू वाला इधर भेज देंगे। तो होगा कितना, ये 1/f, माइनस है इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 1/u, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/m यू हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो यू हो जाएगा, प्लस में इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और नीचे एफ यू होगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, एम यू, 1/mu। ठीक है, इस तरह से ये मिल चुका है। अगर जो इनका रेसिप्रोकल करें, ठीक है, तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, कहने का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से एफ यू अपान में कितना हो जाएगा, यू प्लस एफ, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम यू हो जाएगा। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें u से u को काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, आराम से कट सकते, तो मैंने यहीं पर काट दिया। तो यम इक्वल टू यहाँ से फार्मूला आपको क्या मिल जाएगा, एफ अपॉन में कितना हो जाएगा, u प्लस एफ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो दिया गया है यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए इस तरह के आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करिएगा। हो सकता है अगली बार क्या आए जो इस बार आए, यहाँ पर वी कर दे, ठीक है, यू ना रख करके क्या कर दे, वी वाले से रिलेशन पूछ ले, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग घबराइएंगे नहीं, एकदम अच्छे तरीके से करेंगे आराम से। इसके बाद में देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 42 नंबर क्वेश्चन। क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं सीन 2 लगा दूँ, 1 मिनट रुकेंगे जस्ट। हाँ, इसमें शायद आपको और अच्छे से दिखे। जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर चले जाएंगे, बाकी इधर चलेंगे तब तक। इंग्लिश में भी दिख रहा होगा, हिंदी में भी दिख रहा, दोनों क्लियर दिख रहे होंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इसमें क्या है, जो आपका दिया गया है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4, 4 कथन दिए गए हैं।
अब इन चारों कथनों को पढ़ने के बाद में इनमें कौन कौन सा कथन सही है, यहाँ पर देखिए पहला विकल्प दिया गया है, दूसरा विकल्प यहाँ पर दिया गया, तीसरा यहाँ पर दिया गया, चौथा यहाँ पर, चार इस तरह से विकल्प दिए गए हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना होता है, यही होते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। मतलब क्या है कि एक टॉपिक के बारे में मतलब 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आपको बताना होता है, ठीक है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पर पश्चिमाभ यानी कि इसे कहते हैं सिलेरी, अंग्रेज जो दिया गया है यहाँ पर आप लोग देखते रहेंगे अंग्रेजी वाले से, पेशियां नेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन को समाजित करती हैं, ठीक है। ये तो दिया गया है पहला स्टेटमेंट। उसके अंदर दूसरा वाला क्या दिया गया है, जरा दृष्टि दोष युक्त नेत्र में दोष संशोधन द्विफोक्सी लेंस द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा वाला दिया गया है, समभुज कांच के प्रिज्म से गुजरते समय बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। उसके अंदर चौथे नंबर पर स्टेटमेंट जो दिया गया है, अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्यतः नीले रंग के प्रकाश को परिकीर्णित करते हैं, जबकि अपेक्षाकृत बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का परिकीर्णन होता है। इनमें से सही कथन है कौन कौन सा है, यही बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो पश्चिमाभ जो लिखा गया है, सिलेरी मांसपेशियां नेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश में परिवर्तन को संयोजित करती हैं, समायोजित करती हैं, ऐसा नहीं करती हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसमें भी पहला ऑप्शन दिया होगा वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें पहला दिया गया है, पहला तो सही नहीं है तो गलत कर देंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गलत कर देंगे, या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। अब दूसरा और तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरा तीसरा दोनों में मिल रहा है, चौथा वाला चेक कर लो। चौथा अगर जो सही है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं तो चौथा गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम लोग सबको चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, जरा दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दोष संशोधन द्विफोक्सी लेंस द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो इन दोनों में से कोई सही होगा, ठीक है। पहले की वजह से ये गलत हो गए हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, समभुज कांच के फ्रेम से गुजरते समय बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक और लाल का विचलन सबसे कम होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि तीसरा भी सही हो जाएगा, इन दोनों में मिला। चौथे की बात करते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्यतः नीले रंग के प्रकाश को परिकीर्णित करते हैं, जबकि अपेक्षाकृत बड़े रंग आकार के कण से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का परिकीर्णन होता है, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है। तो मिला जुला कर कहा जाएगा तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 43 नंबर देखिए यहाँ पर, इसमें मेंडल के प्रयोग के बारे में कह रहा है, दो मटर के पौधे जिनमें से एक झुर्रीदार पीले बीज आर स्मॉल आर उसका दिया गया कैपिटल वाई प्रदान करते हैं, और दूसरे गोल हरे बीज कैपिटल आर स्मॉल वाई प्रदान करते हैं। परस्पर संकरण से F1 पीढ़ी के गोल पीले कैपिटल आर स्मॉल वाई बीज वाले पौधे उत्पन्न करते हैं। जब इन F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी के पौधों में लक्षण 4 संयोज विद्यमान होते हैं, झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार पीले, उसका गोल हरे, उसका दिया गया है गोल पीले। यदि 1600 पौधे प्राप्त किए जाते हों तो गोल उसके बाद में हरे एवं झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधों की संख्या क्रमशः होगी, कितना होगी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगी, आप लोग कहेंगे कितना, 300, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 44 नंबर। इसमें क्या है, किसी मोमबत्ती की लौ को 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण के सामने इसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। फोकस दूरी कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। यदि दर्पण के ध्रुव से लौ की दूरी 60 सेंटीमीटर हो तो दर्पण के ध्रुव से लौ का प्रतिबिंब की दूरी होगी, कितनी होगी ये आपको बताना है। तो इसको दर्पण वाले सूत्र पर रख करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग के लिए कर सकते हैं इसको, ठीक है।
आगे है 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। छोटा कर दूं थोड़ा सा मैं इसको, शायद आपको दिख ना रहा हो प्रॉपर। हाँ ये ठीक है इतना। इसमें कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 1 2 3 4 कंडीशन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इस पहले देखिए ये क्या करना क्या है इसमें। जिस या जिन समूह में केवल अजैव निम्नीकरण सदस्य विद्यमान है वह है। केवल आपको क्या ढूंढना है, अजैव निम्नीकरण विद्यमान, ठीक है। मतलब जिसका अपघटन ना हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरण कहते हैं, ठीक है। तो पहला वाला दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे उत्पादक दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है, उसके बाद में दिया गया है शाकाहारी मांसाहारी, ठीक है, अपघटक दिया गया है, ठीक है। तो ये तो नहीं होंगे, ठीक है, केवल ढूंढना है तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे रेयान दिया गया है, रेशम दिया गया है, कपास, कपास अपघटित हो जाता है ना, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें चेक करेंगे नायलॉन, ठीक है, पॉलिस्टर है, पॉलीथीन दिया गया है, डीडीटी, ठीक है। इनका ये आजीवनीकरण हो जाएंगे, अपघटन नहीं है। उसके अंदर प्लास्टिक है, बैकलाइट है, उसके अंदर पीवीसी है, नायलॉन है, ठीक है। तो इसमें से तीसरा और चौथा दोनों सही दिख रहे हैं, तो तीसरा चौथा ए वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर हम लोग कर देंगे। ओके। इसके बाद में देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित आहार श्रृंखला में यदि सर्प द्वारा बाज को हस्तांतरित ऊर्जा 5 kJ है तो टिड्डे द्वारा उत्पादक से प्राप्त ऊर्जा होगी। पहले दिया गया घास दिया गया है, टिड्डा दिया गया है, सर्प दिया गया है, मेढक दिया गया है, सर्प दिया गया, उसके बाद में बाज है, ठीक है। तो क्या होगा आप लोग देखेंगे, बताएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5000 होगा ना। सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर फिर हो जाएगा। आगे फिर से 47 नंबर क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ना है, उसके बाद में आंसर इसका आपको बताना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, बाकी आपको कोई दिक्कत ना हो। इंग्लिश वाले बच्चे अपना देखते रहेंगे जो भी इंग्लिश में दिया गया है। इसमें क्या है, हमारे देश में घरेलू विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर की जाती है, जिसकी दिशा प्रत्येक 1/50 सेकंड में परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्या सही है कथन आप लोग को लग रहा है, ठीक है। सही नहीं लग रहा ना तो ये गलत हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, गलत इसको कर देंगे। बाकी दूसरे वाले में क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेश अनुकृत क्रिया करते हैं, स्थिर आवेश नहीं। तो ये कथन तो सही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सही टिक करेंगे हम लोग। केवल आपको ढूंढना कौन सा कथन सही है। इसका तीसरा वाला ढूंढेंगे, देखेंगे क्या है, यदि किसी क्षेत्र में गुजरता कोई इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं होता तो एकमात्र संभावना यह है कि उस क्षेत्र में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो ये भी क्या होगा, स्टेटमेंट आपका गलत होगा। चौथा पढ़ेंगे हम लोग, जब दो लंबे एक दूसरे के समांतर स्वतंत्र रूप से लटकते हुए तार को किसी धारा स्रोत के साथ पश्चक्रम में जोड़ दिया जाता है, पश्च मतलब वही क्या होता है, समांतर कहते हैं उसी को, पैरेलल, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। दूसरा चौथा कहाँ पर देखने को मिल रहा है, सी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन आराम आराम से करिए, ठीक है, ध्यान से करिए, ठीक है, गलती ना होने पाए आप लोग से। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत ना हो तो। देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसके लिए मैं दूसरा पेज ले लूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर दिख रहा है एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। इसमें क्या कह रहा है, 10 ओम के 6 सर्वसम प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि ये एक खष्टभुज यानी कि हेक्सागोनल ABCDEF की भुजा बनाते हैं।
यदि इस संयोजन में धारा शीर्ष ए से प्रवेश करने और डी से बाहर आए तो संयोजन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध होगा। आपको ये बताना। तो सबसे पहले हेक्सागोनल बना करके इसको हम लोग समझेंगे। हेक्सागोनल है इसमें यहाँ पर। चलो जो भी है इधर कर देते हैं। ये हो गया हेक्सागोनल आपका। यहाँ मान लेते हैं ए है, ठीक है, बी सी डी, यहाँ पर ई, और ये हो जाएगा आपका एफ, ठीक है। यहाँ से धारा इंटर कर रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ये सब प्रतिरोध हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से हो जाएंगे आपके प्रतिरोध। यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी बना लो ऐसे, और यहाँ पर भी बन जाएगा, ठीक है। बन गया इस तरह से। अब इनमें सबका कितना है, 10 ओम है, ठीक है। ये है 10 ओम, ये भी 10 ओम है, इधर भी 10 ओम, ये है 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम, यहाँ भी है, और 10 ओम यहाँ भी है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, देखिए, अगर जो हम लोग ए एफ उसके बाद में एफ ई और ई डी को देखा जाए तो ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में अगर जो तीनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 और प्लस में कितना 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम वाला इस तरह से हो जाएगा। और समांतर, ठीक है, नीचे वाला भी श्रेणी क्रम में है तो इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, समांतर क्रम बन जाएगा। किस तरह से बन जाएगा, प्रतिरोध कुछ इस तरह से बन जाएगा, और नीचे किस तरह से हो जाएगा, ऐसे। इस शेप का कुछ बन जाएगा। यहाँ पर 30 आ गया और यहाँ पर 30, ये पैरेलल हो गए यानी कि समांतर हो गए, ठीक है। तो इनका संयोजन किस तरह से हो जाएगा, 1/30 और प्लस में क्या करेंगे, 1/30 करेंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/30। ये तो होगा, ये किसकी वैल्यू आती है, 1/r की वैल्यू आती है। अगर जो r की वैल्यू निकालना हो तो 30/2 हो जाएगा, और 30/2 का मतलब कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 दिया गया है बी वाले ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है लेकिन से आसान है, कुछ नहीं दिक्कत होना चाहिए। इसके बाद में देखेंगे, ये है जो 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्लियर दिख रहा है आपको। अब इसका सॉल्यूशन आपको करना है और बताना है इसका क्या आंसर होगा। इसमें है क्या, 3 प्रतिरोधक R1 R2 एवं R3 किसी परिपथ में चित्र में दर्शाए गए अनुसार जोड़े गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तीनों प्रतिरोधों R1 R2 एवं R3 में ऊर्जा क्षय समान है, यानी कि P की वैल्यू क्या है, सेम सेम है। यह सुनिश्चित करने के लिए इनके मानों में संबंध होगा, मतलब R में इनका रिलेशन किस तरह से होगा ये आपको बताना। क्वेश्चन ये लंबा जाएगा, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है आपका, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, बस फिगर की ज़रूरत है। फिगर आप लोग देखते रहेंगे, बाकी हिंदी वाले बच्चे देख ही लिए हैं, अंग्रेजी में आप लोग देखते रहेंगे। इधर यहाँ पर देखिए, ये आपका परिपथ दिया गया है। अगर जो धारा की बात की जाए तो मान लेते हैं यहाँ पर धारा कितना है, I1 है पहले वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर धारा दो पार्टों में डिवाइड हो जा रहा है, इसका नाम दे दे रहे हैं I2, और यहाँ पर मान लेते हैं I3 है। इसमें तो कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। अगर जो हम लोग बात करें कि धारा यहाँ से निकला, उसके अंदर दो पार्टों में डिवाइड हुआ, फिर से जाकर के मिल गया, तो इसके क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा आपका I2 प्लस I3 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे पहला समीकरण और यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे बात कर ली जाए कि विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर यहाँ पर, विभवांतर रहने दो, ऐसे बाद में इसका यूज कर लेंगे हम लोग, पहले यहीं पर देखते हैं। अब देखिए, इसका जो शुरुआत में क्या बताया गया, इसमें जो आपका पी का मान होगा हर जगह सेम सेम होगा, यानी कि P1, ठीक है, शुरुआत वाले में मतलब R1 पर P1 है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा यहाँ पर आपका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, P3, ठीक है। ये भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। और हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, P इक्वल टू VI होता है, ठीक है।
v की वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं है, तो v को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। v इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और कितना मिलेगा, आर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा कितना, आई स्क्वायर आर हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। v इक्वल टू वी आई, वी इक्वल टू आई आर होता है, आई का गुणा होगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो हम लोग इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई का स्क्वायर आर इक्वल टू आई का स्क्वायर आर और इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई का स्क्वायर आर। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग दूसरा वाला समीकरण। कोई दिक्कत यहाँ पर तो किसी को होना नहीं चाहिए। p की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर आर होता है, 1 की कंडीशन में 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 की कंडीशन में 2 2 हो जाएगा, 3 की कंडीशन में 3 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगर जो हम लोग केवल इतना ही परिपथ लें, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका विभवांतर क्या होगा, सेम सेम होगा, यानी कि v बराबर किसके हो जाएगा, v2 इसको माने और इसको क्या माने, v3। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, v2 बराबर किसके हो जाएगा, v3 के हो जाएगा। ओके, अब v इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 वाले कंडीशन में कितना हो जाएगा, I2 R2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा I3 और कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। इसको मान लेंगे तीसरा वाला समीकरण। v इक्वल टू आई आर होता है, तो I2 R2, I3 R3 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ से केवल इतना ही पार्ट लें तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला समीकरण केवल का इतना पार्ट और ये वाला, इन दोनों को अगर जो भाग लगा देते हैं, ठीक है, भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए R2 कट जाएगा, 2 आई स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर I2 केवल एक ही बार दिया गया है, तो केवल बचेगा I2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से R3 कटेगा, I3 2 बार दिया गया है, ठीक है, यहाँ एक बार दिया गया, कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I3। ठीक है, इतना आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर जो यही वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पर रखते हैं, I2 की जगह पर I3 रखते हैं, तो I3 इधर भी, I3 इधर भी कट जाएगा, तो R2 बराबर किसके आ जाएगा, R3 के आ जाएगा। R2 बराबर किसके हो जाएगा, R3 के हो जाएगा। ध्यान से समझना, नहीं तो फिर समझ में फिर नहीं आने वाला। I2 I3 बराबर हैं, तो I2 की जगह पर I3 रख देते हैं, I3 दोनों कट जाएंगे, R2 बराबर किसके आ जाएगा, R3 के। ठीक है, ये देखिए R2 इक्वल टू R3 हमें चाहिए, इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, सब में मिल रहा है, यानी कि कुछ काम नहीं बना। आगे फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे हम लोग पहला समीकरण का यूज करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 है। I3 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू I2 यहाँ भी, I2 यहाँ भी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर जो हम लोग I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू I1/2 हो जाएगा। मतलब 2 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू I1/2 हो जाएगा। अब आगे का काम क्या करना है, इतना पार्ट ये ले लो और इसका भी सॉल्यूशन कर लो, तो होगा कितना, I1 एज इट इज हम लोग रहने देने वाले हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 स्क्वायर R1 इक्वल टू I2 की जगह पर कितना लिखना है, I1/2 लिखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, I1 का स्क्वायर मिलेगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि I1 का स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ R2 चल रहा तो चलने वाला ही है ऐसे। I2 I1 का स्क्वायर दिया गया, I1 का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो R2 है ना, तो R1 वैसे ही रहने तो ना, कोई दिक्कत नहीं इस तरह से। I2 कट गए हैं। ठीक है, यहाँ कितना था, ये था I2, यानी कि R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2/4 हो जाएगा। कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर देखेंगे मिल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आप लोग सही आंसर कहेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा गया होगा, आप लोग देखे भी होंगे कि कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना ज़्यादा समझने वाली चीज़ें थी इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक न्यूमेरिकल है, 50 नंबर जो दिया गया है। इसमें कह रहा है, यदि किसी आवेशित पिंड में
10 की घात में 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो इस पिंड द्वारा अर्जित आवेश होगा। फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, Q इक्वल टू NE होता है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी दी गई, 10 की पावर 10 दिया गया है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 10 की पावर 10 इंटू ई का मान कितना होता है 1.6 और गुणे कितना होता है 10 की घात में -19 होता है। ये माइनस में वैल्यू आती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में मैं माइनस कर दे रहा हूँ वैसे ही। ये 10 की घात में 10 प्लस में है, ये माइनस में है, यानी कि कितना हो जाएगा 1.6 गुणे कितना हो जाएगा 10 की घात में -9 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर होगा। यहाँ पर एक कुलाम बराबर इतना इलेक्ट्रॉन दिया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में हमें आंसर नहीं लाना है, केवल कुलाम में लाना है क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ये दिया गया हिंट के लिए, ये परेशान करने के लिए दिया गया है, आप लोग इसको थोड़ा इग्नोर करके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि ये दिया गया इसका यूज कहीं नहीं हुआ, इसका यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको आंसर चाहिए कुलाम में। ठीक है, और कुलाम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन में दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन में हम लोग क्यों चेंज करेंगे, कोई मतलब का काम है ही नहीं। ठीक है, तो वैसे ही इसको छोड़ देंगे। ओके, क्लियर है इतना? आगे का क्वेश्चन करें या फिर कल करें, आप लोग बताइए। वीडियो वैसे तो लंबा हो रहा होगा, आप लोग बताइए क्या नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, ब्रेनजी C6H6 के एक अणु में होते हैं, किस तरह के बॉन्ड होते हैं, आपसे ये पूछना चाह रहा है। ब्रेंजीन की संरचना किस तरह से बनती है, कुछ इस प्रकार से होता है। अल्टरनेट क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद में डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद में क्या होगा डबल बॉन्ड। और यहाँ पर जहाँ पर पॉइंट दिया गया है यहाँ पर होता है कार्बन। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा। ये हो गया ब्रेंजीन का एक अणु। ठीक है, अब इससे क्या होंगे, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, मतलब 4 लोगों को जोड़ सकता अपने साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो गया, एक तो 2 बॉन्ड यहाँ पर पहले जुड़े, एक यहाँ पर हो जाएगा, तो हाइड्रोजन इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन इस तरह से हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ में भी इस तरह से जुड़ेगा, हाइड्रोजन इसके साथ में भी यहाँ से जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ से भी इसके साथ जुड़ेगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, इसके साथ इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब काउंट कर लो कितने कितने बॉन्ड हैं। ठीक है, सिंगल कितने हैं, डबल कितने हैं। डबल कितना है, यहाँ पर बन रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यानी कि कितने हो जाएंगे, 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, द्विबंध जिसे कहते हैं, आप लोग अंग्रेजी वाले बच्चे इधर देखते रहेंगे। केवल 12 एकल बॉन्ड नहीं, इसमें डबल बॉन्ड भी दिख रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं सही होगा। हमें डबल बॉन्ड कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। इसमें क्या कह रहा है, जो 6 द्विबंध दिख रहे हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। 3 एकल बंध, 9 द्विबंध, यहाँ भी ये तो नहीं सही होने वाला है। हमें द्विबंध तो 3 ही दिख रहा ना। यहाँ पर देखेंगे 3 कितने दिए गए हैं, 2 बंध दिए गए, यानी कि 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे। और सिंगल बॉन्ड कितने होंगे, एक तो यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ हो गया, एक तो यहाँ पर बनेगा 7, एक यहाँ पर बनेगा 8, और एक यहाँ हो जाएगा 9, यानी कि 9 सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। सही कौन सा होगा, इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे है 52 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है इनमें से कौन कौन कथन जो दिए गए हैं यहाँ पर सही आंसर हैं। ठीक है, तो कौन सही होगा, पढ़ेंगे हम लोग कथन, उसके बाद में पता चलेगा। पहले क्या कह रहा है, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और ट्रिप्सिन को प्रोटीन को पचाता है। तो ये तो कथन तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ तो ये गलत होने वाला है। आगे देखेंगे दूसरा वाला, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज पाइसिक्रेट वसा को पचाता है। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे जठर ग्रंथियाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा विमुक्त करती हैं। ठीक है, तो ये भी कथन सही लग रहा है। ठीक है, तो दूसरा भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा। चौथा चेक करेंगे, ट्रिप्सिन पाइसिक्रेट वसा को पचाता है और लाइपेज प्रोटीन को पचाता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, सही होगा दूसरा तीसरा, दूसरा सही सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, जब किसी क्वथन नलिका में लेड नाइट्रेट लेकर उसे बुनसेन बर्नर पर गर्म करते हैं तो यह विघटित हो जाता है। किस में विघटित होता है, क्या विघटित होता है, ये आपको बताना है। तो देखेंगे पहले लेड ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड में,
जी नहीं, गलत होगा। लेड कॉमा नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं ऑक्सीजन में, ये भी गलत होगा, यहाँ पर नहीं सही आंसर होने वाला है। इसके बाद में लेड कॉमा नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं ऑक्सीजन में, ये भी नहीं सही होगा। किसमें होगा फिर? लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिर इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक का समूह चुनिए। कौन सा आयनिक यौगिक का समूह है ये आपको बताना है। MgO, उसके बाद में Na2O NaCl, तीनों दिख रहे हैं, ठीक है, आराम से तीनों टूटेंगे प्लस माइनस में, ठीक है, आयनिक यौगिक में टूटेंगे, ठीक है। Mg प्लस होता है, O माइनस में टूटता है, ठीक है। Na2 प्लस O माइनस NaCl को आप लोग तो बहुत पहले से जानते हैं, Na प्लस Cl माइनस होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फिर ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें फिर से कथन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ ताकि अंग्रेजी वाले बच्चे भी अपना देखते रहें। दिख रहा ना सबको क्लियर? हाँ भाई, बताते रहना कि दिख रहा नहीं दिख रहा, नहीं तो बाद में पता चले कि दिख ही नहीं रहा था इन लोगों को। इसमें क्या कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। समझिए, आपका क्वेश्चन जितना भी है ये स्टेटमेंट वाला ही है, ठीक है। कथन 4 दिए गए, पढ़ना है, इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये देख लीजिएगा कौन सा कथन सही है। ये कह रहा कि गलत ढूंढने के लिए कह रहा है, जैसा कह रहा वैसा ही करना होता है। दो काम करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये कथन आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद में ऑप्शन आपको पढ़ करके टिक कर देने होते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे, देखेंगे। इसमें थायरॉक्सिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपचय को विनियमित करता है। जी हाँ, करता है। तो ए ऑप्शन, ये मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। बाकी और सबको चेक करेंगे। या शरीर की वृद्धि तथा रुधिर शर्करा स्तर को भी विनियमित करता है, ठीक है। विनियमित नहीं करता है, ठीक है, ये शर्करा वगैरह, तो ये तो गलत होगा, ठीक है। अब दूसरा जिसमें सही कह रहा था वो तो गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें दूसरा कह रहा था सही है, लेकिन से इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें भी कह रहा था सही है, ठीक है, इस वजह से क्या होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। हमें केवल पहला सही मिला। अब तीसरे और चौथे को भी पढ़ लेते हैं। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, चौथा ऑप्शन अब क्या करेगा, चौथा जो दिया गया है ये सही करेगा कि कौन सा सही होना चाहिए इन दोनों में। तो इसमें क्या कह रहा है, थायरॉक्सिन का अपर्याप्त स्राव बौनेपन का कारण बनता है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, क्या होगा, ये गलत होगा। तो इसी वजह से बी वाला ऑप्शन इसका गलत होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसके बाद देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, लैंगिक प्रजननकारी जीवों में प्रजनन के दौरान जो लक्षण जनक से संतति में संचरित होते हैं वे दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? केवल माता पिता के साथ समानता और पिता के साथ भिन्नता। जी नहीं, ये तो गलत होगा। केवल पिता के साथ समानता, माता के साथ भिन्नता, ये भी नहीं होगा, सही होगा। जनक के दोनों समानताएं एवं भिन्नताएं दर्शाते हैं। जी हाँ, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और चौथा ऑप्शन भी देख लेंगे, जनक के साथ ना तो कोई समानता और ना ही उसके साथ कोई भिन्नता, ये कैसे हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से, आपको मालूम भी होगा। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट वाला तो क्वेश्चन नहीं है, देखेंगे, नहीं स्टेटमेंट वाला नहीं, केवल विकल्प ही दिए गए हैं। इसमें कह रहा, धमनियों में संरचना प्रकार के बारे में सही विवरण है। कौन सा विवरण सही है, आपको ये बताना है। तो देखेंगे हम लोग, मोटे प्रत्यास्थ वृत्तियों वलय युक्त, उसका रुधिर उच्च दाब प्रवाह होती है, हृदय से शरीर की विभिन्न अंगों में रुधिर ले जाती है, ठीक है। तो ये तो नहीं सही होगा, गलत होगा यहाँ पर। उसके बाद में दूसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, मोटे प्रत्यास्थ भित्तियाँ, उसके बाद में वलय विहीन, उसके बाद में क्या कह रहा है, रुधिर उच्च दाब पर प्रवाहित होता है, हृदय से शरीर की विभिन्न अंगों में रुधिर ले जाता है। जी हाँ, यही सही आंसर इसका हो जाएगा। फिर आगे इन दोनों को भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 58 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित जलोचित लवणों में से उस लवण को चयन कीजिए जिसके प्रत्येक अणु के साथ
संबद्ध समान ताप पर क्रिस्टल जल कहे जाने वाले जल के अणु की संख्या न्यूनतम है, वो कौन सा आपको ये बताना है। सोडियम कार्बोनाइट है, ठीक है, या फिर कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, या फिर फेरस सल्फेट है। क्या होगा आंसर आपको बताना है। तो कैल्शियम सल्फेट, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर आगे है 59 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, आपको ये बताना है। एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम जम जाता है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती और एनोड पर क्लोरीन गैस, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है एनोड पर क्लोरीन एवं कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और कैथोड के निकट सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे 60 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर जो यहाँ तक आपको क्लास अच्छा लगा तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। अगर जो आप लोग लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और आप लोग कहते हैं क्लास लंबा लाओ, 2-2 3-3 क्लास लाओ, लाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण, मतलब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। ए बी सी डी का मान क्या होगा। यहाँ पर दिख रहा ए, यहाँ पर दिख रहा बी, यहाँ पर दिख रहा सी और यहाँ पर दिख रहा डी, ठीक है। संतुलित करना है, उसके बाद में बताना है कि कौन कहाँ क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नंबर कितना आएगा, यहाँ पर कितना नंबर आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ये मैं दे रहा हूँ आप लोग के लिए HW, ठीक है, क्योंकि संतुलित करना आपके पहले चैप्टर में केमिस्ट्री में बताया गया है, ठीक है। तो नाम के साथ सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जो नहीं आएगा तो कहिएगा, जब अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा तो उसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। मतलब हार्ड क्वेश्चन एक प्रकार से कहते हैं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। इंग्लिश वाले क्वेश्चन इधर दिए गए, हिंदी वाले क्वेश्चन इधर दिए गए, तो इंग्लिश वाले अपना पढ़ लेंगे, उसके बाद में मैं इसको साइड कर दूंगा, उसके बाद में इधर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता रहूँगा। ओके, चाहे इधर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, ये द्विघात समीकरण दिया गया है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान क्या होगा, आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ इधर। देखिए इसमें क्या दिया गया है, द्विघात जो समीकरण दिया गया कितना है, 3x² माइनस 10k और कितना लिखा गया प्लस का k इक्वल टू 0, x है ये 10x प्लस के इक्वल टू 0। तो क्या है, इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि एक मूल अल्फा है, ठीक है, और एक मूल क्या मानेंगे, बीटा है। तो ये वाला इसका व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा इक्वल टू 1 अपान क्या कह सकते हैं, बीटा दिया गया है, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा, उल्टा ही तो होगा। अब हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, सी अपान ए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, के, और बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अल्फा की जगह पर कितना रख सकते हैं, 1/3 रख सकते हैं ना, 1 अपान बीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान बीटा इंटू में बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये k/3। बीटा से बीटा कट जाएगा तो एक बचेगा, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बिंदु, ठीक है, जो दिए गए हैं कौन कौन से हैं, ए 2, -2 और बी दिया गया है 3, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड 2x + 3y - 7 = 0 को जिस अनुपात में विभाजित करती है वो अनुपात कौन सा, आपसे ऐसा पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं इसको तर्क कर दे रहा हूँ थोड़ा सा है। अब देखिए यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं इनका नाम क्या होगा, मान लेते हैं x1 है ये, और इसका y1, ये है x2 और ये है क्या, y2 है, मान लेते हैं, ठीक है। एक रेखा रही होगी ये, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है। इसके बिंदु दिए गए हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पर एक रेखा जो जा रही है इसको इस पॉइंट पर कट कर रही है, मान लेते हैं ये यम अनुपाते 1 में कर रही है, ठीक है। इस अनुपात में 1/1 में डिवाइड कर रही है, और ये कौन सा सी बिंदु है, ठीक है। इसका निर्देशांक सी वाले का कितना मान लेते हैं, x, y है। ओके, हमने क्या माना, एक रेखा है, इस पे कौन है, एक बिंदु ये है, बी बिंदु यहाँ पर है, और एक रेखा क्या कर रही है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है। किस अनुपात में, यम/1 के अनुपात में प्रतिच्छेद कर रही है, और इसका नाम क्या है, एक्स वाई। के भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, के ही मानकर कर लो, आपकी बुक में के दिया होगा ज्यादातर एनसीईआरटी में, ठीक है। तो मैं के ही मान करके सॉल्व कर दे रहा, के अनुपात 1 में। ओके, अब x, y
ठीक है। जिस अनुपात में विभाजित करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 और डिवाइडेड बाय क्या होता है, m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस में क्या होता है m2y1 और डिवाइडेड बाय क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। इसमें होता क्या है, जो शुरुआत में दिया गया है ये x वाला होता है, ये बाद में जो दिया गया क्या होता है y वाला होता है। ठीक है। अब यहाँ से x कामा y अगर जो निकालना चाहे तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको सबका। m1 की वैल्यू कितनी दी गई k, तो यहाँ पर लिख देंगे k इंटू x2 की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ पर ढूंढेंगे 3 दिया गया तो 3 का गुणा होगा 3 के हो जाएगा ये, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 है तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग 1। ठीक है। ये जो c दिया गया है ये इसका नाम है, ठीक है, इस बिंदु का नाम है, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। और m1 प्लस m2 यानी कि कितना हो जाएगा k प्लस ये हो जाएगा 1। ठीक है। y वाला मान निकालेंगे इसी तरह से, m1 की जगह पर कितना होने वाला है, m k होने वाला है, k कर लो यहाँ पर, k माना हमने, और y2 की जगह पर कितना होने वाला है, यहाँ पर वैल्यू नहीं पुट गई क्या, x1 की वैल्यू कितनी, 2। जब गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा डायरेक्ट, मैं इसको 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है। के हो गया, m1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी, तो यहाँ पर 7 से गुणा कर लेंगे, 7 हो गया, चलो, प्लस m2 की जगह पर 1 होने वाला है, y1 की वैल्यू -2 है, जब इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। क्यों नहीं चल रहा है ये, k प्लस 1 हो गया। ठीक है। शुरुआत में जो दिया गया x है ये वह y है। अब क्या करो, इस वैल्यू को उठाकर को इस समीकरण में रख दो। कौन सा समीकरण है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। हाँ, क्वेश्चन ये लंबा था, अच्छा भी था, मतलब कह रहे हैं एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार ऐसे कि थोड़ा सा टाइम ले सके आपके। तो x की जगह पर ये रखना, y की जगह पर ये रखना है, तो 2 तो ऐसे ही रहने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 और कितना हो जाएगा k प्लस 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 3 और कितना हो जाएगा ये 7k माइनस 1 और पान में कितना हो जाएगा k प्लस 1, और माइनस में 7 है इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमको। सॉल्व कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, इसका गुणा होगा नीचे वाला तो वैसे ही सॉल्व होता हुआ चलेगा। 3 दुनाए 6 k और 2 दुनाए कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना होगा k प्लस 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा, नीचे इसका हर बराबर है, ठीक है, तो अंश आपस में जुड़ कर जाएंगे, तो यहाँ से गुणा करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 त्रिका 21k और यहाँ कितना हो जाएगा -3, और यहाँ पर इसका हर बराबर नहीं तो 1 लिखेंगे, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 7k और माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 चल रहा, चलने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर के प्लस 1 को क्या करो बीच में कर लो, फिर जोड़ना घटाना गुणा भाग करना है, मैं इसको ऊपर ले ले रहा हूँ थोड़ा सा बस, कि यहाँ पर दिया गया कि यहाँ पर दिया गया है, जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20 के प्लस में आ जाएगा। 4 दिया गया है, 3 दिया गया है, 7 दिया गया, 7 3 10, 10 में से अगर जो हम लोग 7 को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और नीचे कितना दिया गया के प्लस 1 इक्वल टू 0। डायरेक्ट गुणा कर लो के प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये सारी चीजें कितनी हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 के इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो के बराबर कितना आ जाएगा 20, कितना हो जाएगा 6/20 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 3 6 और कितना हो जाएगा 2 से काट रहे हैं, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमने क्या माना था, के अनुपात 1 के अनुपात में भी डिवाइड कर रहा है, तो के अनुपात 1 इस तरह से लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा के अनुपात 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:10 हो जाएगा। शुरुआत में 1 रेशियो मानकर किए थे ना हम लोग, हाँ यहाँ पर देख लीजिए कितना आया जी, एक बार देख लो, नहीं तो भूल जाएगा, उधर टिक करते हैं। 3:10 आया, 3:10 पहले ही ऑप्शन में दिया गया, तो इसका पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन लंबा था, मैं पहले बता दे रहा हूँ इसको। चलो 83 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया गया समीकरण y इक्वल टू a और x इक्वल टू b का युग्म रेखांकन रूप से उन रेखाओं को निरूपित करता है जो समांतर हैं, प्रतिच्छेद करते हैं इस पे b, a, b या संपाती हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था, याद भी होगा आपको, नहीं याद है तो जाकर के देख लीजिए क्लास। इस तरह के क्वेश्चन मैंने 3 4 क्लास लिए हैं वन शॉर्ट मैथ का, तो उसको जाकर पढ़ लीजिए, शायद वहीं से आपके हर एक क्वेश्चन एग्जाम से एज इट इज आ जाए, तो देखना आपको जरूरी है, जाकर जरूर देखिएगा।
ये हो गया। अब ये y बराबर कितना चलना है, x है, a है, y बराबर a, तो y बराबर a इस वाले पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, a है, ठीक है। x बराबर कितना चलना है, b चलना है, x वाली लाइन ये है तो यहाँ पर b हो जाएगा, ये इसको कहते हैं x वाली लाइन, और इसको क्या कहते हैं, y वाली, ठीक है, x अक्ष y अक्ष। इनको मिलाते हुए चलेंगे तो इधर चला जाएगा, इसको मिलाते हुए चलेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा, इस वाले बिंदु पर क्या करेगा, ये कट करेगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा हमें, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x, ठीक है, तो x कितना आया, b आया है, उसके अंदर लिखते हैं y, तो कितना हो जाएगा a, यानी कि ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, b कामा a पर, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा, ए ऑप्शन गलत होगा। ओके, आगे है एक क्वेश्चन और, ठीक है, इसको भी देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लेंगे अपना क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया एक समीकरण, ठीक है, इसका मूल समान है, ठीक है, तो इनमें कौन सा कंडीशन सही है ऐसा आपको पूछ रहा है। मूल समान होने का मतलब क्या होगा, डी की वैल्यू 0 होती है, और डी का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो होता है। बी की वैल्यू एक्स के साथ में जो होता है पूरा टर्म हो जाता है, माइनस प्लस साथ में लेकर चलते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है ए होता है, और लास्ट में जो कांस्टेंट होता है क्या होता है, वो सी हो जाता है। क्या करिए, सारी चीजें इस पर रखिए और सॉल्व करिए, चलिए करते हैं, मजा आएगा इस क्वेश्चन को देख करके। बी की वैल्यू मतलब ये सारी वैल्यू क्या करनी है, स्क्वायर करके रखनी, कितना है, -2, उसके अंदर फिर से ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर लो, 2 और कितना है, ए सी प्लस बी डी, ठीक है, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, 4 यहाँ पर ऐसे ही लिखने वाले हैं, ए की जगह पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी की जगह पर कितना दिया गया है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिया गया है, इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये विविधकर का सूत्र होता है, इसको इधर कर लो जी, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हो गया, ए की जगह पर ए सी और बी की जगह पर कितना, बी डी, ठीक है, कोष्टक क्लोज करो, माइनस वाली चीज को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 4 ऐसे ही रहने वाला है, इसका गुणा कर लो, ए का गुणा सी में करेंगे कितना हो जाएगा, ए ब्रैकेट में ही रखते हैं हम लोग, 4 को सब में गुणा करना तो 4 को बाहर रखिए, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का गुणा डी में करेंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, बी का भी गुणा करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर और कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर, इसके अंदर कितना होगा, अगर जो डी का गुणा इस करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 को काट सकते हैं क्योंकि इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, काट दिया मैंने। बाकी अब देखिए, ए सी इधर प्लस में है और ब्रैकेट के इधर प्लस है, इधर लेकर आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, काट दो, बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर इधर भी प्लस में है, इधर लेकर आओगे कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, एक बार काट देंगे, बच कितना रहा, केवल ये वाला पार्ट बच रहा, इसको इधर भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में कितना लिखा गया है, 2ac bd दिया गया है, प्लस नहीं होगा जी, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ओके। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ad माइनस बी सी का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 से तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू ad और माइनस में कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी को इधर लेकर आओगे प्लस में हो जाएगा, बी सी बराबर कितना आ जाएगा, ad आ जाएगा, या तो इधर ले जाओ या तो इधर, दोनों एक ही बात होगा, देख लो किस ऑप्शन में दिया गया है, बी सी बराबर क्या, ad दिया गया सी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर आप लोग करेंगे, क्वेश्चन अच्छा था ये भी, देख लीजिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा, ये गलत होगा। ये देखो 85 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है, तो 2 वाली कितनी, 2 अंकों वाली 3 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है, 10 होती है, 11 होती है, इस तरह से 99 तक जाता है, तो 2 अंकों वाली होनी चाहिए, यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा, इससे पहले हो जाएगा 10, ठीक है, और लास्ट में डॉटेड करके जाए तो क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा, उसके बाद कितना होगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाए, 88 मत लिखो, 99 तक जाना है तो भाई 89 हो जाएगा, उसके अंदर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, इस तरह की संख्या चलती रहेंगी। देखिए, ये 3 से विभाजित होने वाली नई संख्या ये भी नहीं है, तो इन दोनों को मैंने हटा दिया, ये भी नहीं है तो इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखिए,
12 भी हो सकता है, इसके बाद कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 3 से विभाजित होने डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इसमें ए बराबर मैं पूछूंगा आपसे तो कितना कहेंगे 12 होगा। दोनों का डिफरेंस करना चला 3 का, यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लास्ट वाला पद कितना दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा 99, तो 99 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कितनी ऐसी संख्या है ये निकालने के लिए कह रहा, तो ए एन वाला फार्मूला लगा लो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को यल कहते हैं तो कितना हो जाएगा 99 इक्वल टू ए की जगह पर कितना होगा 12 प्लस एन की जगह पर निकालना हमें -1 और डी की जगह पर कितना 3। इसको इधर लेकर आएंगे, घटाया जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 हो जाएगा डायरेक्ट, 7 2 और कितना हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा। और यहाँ से ये गुणे में है 3, 3 इधर आएगा भाग में हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। मन करेगा गुणा करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आने वाला है। आगे भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 6 और 3 9 27 इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 30 यानी कि 30। 30 दिया गया, कहीं दिया गया है इसके बी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। देखो 86 नंबर क्वेश्चन, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सबके सब, मजा आ रहा होगा करके। हाँ देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी दिया, समबाहु त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, जिसमें एडी बीसी पर लंब है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इसका कौन सा जो दिया गया बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगर जो सॉल्व करवाने के लिए कह रहे हैं तो मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक ट्रायंगल बना लो। क्या है ये, समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी। एक इस पे एडी लंब है किस पे बीसी, तो यहाँ से लंब खींच लो एक लाइन ऐसे, ये लंब हो गया। समबाहु में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो इसको मान ले रहे हैं कितना है 2x है। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ, मानने के लिए आप भी मान सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये टोटल 2x हो जाएगा। इसके क्या होता है मध्य बिंदु ये मिलता है जब समबाहु त्रिभुज होता है इसका लंब वाला, तो ये इधर ही x हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पर क्या है डी वाला पॉइंट है, तो डी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कलर इसका चेंज। ठीक है, डी वाला पॉइंट यहाँ पर, ये पूरा नहीं हुआ क्या जी। हाँ, अब देखिए इतना हो गया। अब हमें एडी की वैल्यू निकालनी हो तो एडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक प्रकार से कह रहे हैं कि ये है हमारा लंब है तो 90 डिग्री का होगा, ये हो जाएगा एक प्रकार से समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हमें लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में क्या होगा, अंडर रूट करके निकालना है कि वैसे, चलो अंडर रूट वाला ही निकाल लेते हैं। अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना दिएगा 2x, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और x का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, केवल x स्क्वायर हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3x स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो दोनों साइड रूट ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा एडी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लो पहला समीकरण, यहीं पर छोड़ दो, अभी थोड़ा सा इसका यूज करना होगा। इसी प्रकार से देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ए बी वैल्यू कितनी दी गई है 2x माना हमने, कितना ए बी की वैल्यू कितनी मानी मैंने यहाँ पर 2x माना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे में 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है इतना, और क्या करो ये वाली एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू इसमें उठा करके रख दो। ठीक है, इस वाले समीकरण पहले वाले में, तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए आप लोग ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आपको रिलेशन चेक करना है, तो ए बी के साथ में ये गुणा हो जाएगा, ये भाग इधर आकर के गुणा हो जाएगा, यानी कि 4 ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ए डी के साथ में 4 का गुणा किया गया, इसमें देखिए ए बी के साथ में किया गया, तो ये गलत होगा। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं सिखाया हूँ, आप लोग सीख पाए होंगे। ओके, देखो इस क्वेश्चन को, 87 नंबर क्वेश्चन। एक घटना के घटित होने की संभावना बहुत कम है, तो इसकी प्रायिकता भी क्या होगी, बहुत कम होगी। इसका कौन सा डी ऑप्शन सही आंसर करेंगे हम लोग। देखो 88 नंबर क्वेश्चन फिर से प्रायिकता का क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए एक पेटी में केवल लाल हरी सफेद गेंदें हैं। लाल गेंद होने की निकालने की प्रायिकता कितनी दी गई है 3/5, यानी कि रेड वाला प्रायिकता कितना दिया गया है 2/5 दिया गया, सॉरी। सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता कितना है, व्हाइट गेंद निकालने की प्रायिकता आपकी कितनी हो जाएगी 1/5 हो गया, 1/5। यदि पेटी में
18 हरे गेंद है, ठीक है, यानी कि ग्रीन वाली जो गेंद दी गई है, ठीक है, ये कितना है, 18 है, ठीक है। तो पेटी में गेंदों की कुल संख्या कितनी है आपको ये बतानी है। हम लोग जानते हैं कुल प्रायिकता कितना आता है आप लोग का, 1 के बराबर आता है। तो ग्रीन जो है, ठीक है, इसकी प्रायिकता मैं मान ले रहा हूँ कितना, यक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सबको जोड़ करके क्या कर सकते हैं, 1 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि रेड, व्हाइट और ग्रीन, ठीक है, तीनों की प्रायिकताएं अलग अलग हमने मान लिया है। 2 तो दिया गया था, 1 को मैंने मान लिया। अब इन सबका प्रायिकता क्या आता है, 1 आता है, ठीक है, योग इन सबका। तो 1 के मैं बराबर करके इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। 2/5 प्लस 1/5 और प्लस यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के हो जाएगा। यहाँ से जब इसको जोड़ते हैं हर बराबर है तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, और उसको उधर भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/5। 2/5 क्या आया है आप लोग बताएंगे। हरे गेंद होने की प्रायिकता क्या है, हरी गेंदें कितनी है, 18 है। तो हम लोग प्रायिकता क्या जानते हैं, प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, गेंदों की संख्या हो जाएगी और बटे में क्या हो जाएगा, कुल परिणाम, ठीक है। कुल परिणाम क्या है, कुल परिणाम कितना आया है, कुछ मानना पड़ेगा आप लोग को ना। कुल परिणाम मान लेते हैं कितना, y है, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्रायिकता इसकी कितनी आई है, 2/5, ठीक है। कुल गेंदों की संख्या मैंने कितने मानी है, वाई मानी है, ठीक है। ABCD मान सकते हो, क्या जो भी मानना होगा मान लेना। इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, या फिर इसको काट दो 2 से, 9 बार में कट जाएगा, तो इसका गुणा इसमें होगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, ठीक है। सही कौन सा होगा इसका, जो दिया गया है यहाँ पर, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर क्लियर है सबको। आगे देखिए ये क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए बंटन यानी कि 100 विद्यार्थियों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंक दर्शाया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, बहुलक वर्ग बताना है, ठीक है। बहुलक वर्ग इनमें कौन सा है, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये संचयी बारंबार था, इसका बारंबार था आपको निकालना पड़ेगा। कैसे पता चला ये संचयी बारंबार था, क्योंकि कम वाली कंडीशन दी गई है, ठीक है। तो करते क्या है, शुरुआत वाला जो होता है इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको इनमें से हटाते हुए चलेंगे, 15 में से 5 घटाएंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पर पहले से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 30 में से 15 घटाएंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 65 में से 30 घटाते हैं 35 मिल जाएगा। उसके बाद फिर से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 100 में से 85 घटाते हैं कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 15 आपका आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए आपसे पूछ ला, इसमें सबसे ज्यादा कौन है, बहुलक कौन होता है, जो सबसे ज्यादा होता है 35 होता है, ठीक है। 35 के सामने कौन दिख रहा है, 40 से कम वाला, ठीक है, 40 से कम होगा, ठीक है। और 30 से ज्यादा, यानी कि 30 और 40 के बीच में हम लोग का प्रायिकता है, ठीक है। बहुलक वर्ग आएगा 30 से 40 के बीच में। 30 से 40 दिया गया बी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके। हाँ कुछ बच्चे पूछ रहे थे रफ कार्य करने के लिए जगह मिलेगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये पेपर यहाँ पर खत्म हो गया, अब इसके नीचे इतना जगह था, इतना मतलब और जगह हो सकता है वो, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, रफ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब इतना जगह यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया, तो ये कर सकते हैं आप रफ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पेपर में ही रफ कर सकते हैं। रफ के लिए कोई पेज घर से लेकर जाने की जरूरत नहीं होती है। 90 नंबर क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू 2 दिया गया है, तो साइन की पावर 19 और कॉसेक की पावर 20 का मान क्या होगा। देखिए अगर जो साइन बराबर 1 मान लेते हैं, कॉसेक बराबर 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी मानेंगे साइन बराबर 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही मिलता है, कॉसेक कोई 1 माना है, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका कौन सा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऐसे आप लोग लगभग 2 सही आंसर हो जाता है। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें है क्या, 91 नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, हम लोग अर्धवृत्त यहाँ पर बना ले रहे हैं कुछ इस तरह से, कि वृत्त कैसे होगा, पूरा मैं वृत्त बना ही दे रहा हूँ, ये वृत्त हो गया, इसका क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। अब इस पे क्या बनाना है आपको, एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। चलो मैं ये बना दे रहा हूँ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट 9th में ही सिखाया है। 9th के बच्चे अगर जो आप लोगों ने 9th में थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी तो मालूम होगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ओके, इतना मालूम है सबको। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1/2 r², ठीक है। जो दिया गया इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आधार और ऊंचाई कितना हो जाएगा, आर आर हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, r² आ जाएगा। ओके, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 60 मीटर ऊंचे भवन से एक प्रकाश स्तंभ के शिखर और आधार का उन्नयन तथा अवनमन कोण 30 तथा 60 है, ठीक है। तो बनाएंगे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम। ये 60 मीटर ऊंचा भवन हो गया मान लेते हैं। अब इसके शिखर से, ठीक है, शिखर ये हो गया, प्रकाश स्तंभ जो होगा इससे ऊंचा होगा, मैंने यहाँ पर बना दिया प्रकाश स्तंभ। शिखर से, शिखर और आधार का शिखर क्या हो जाएगा, इसका ऊपर है, तो यहाँ पर बन जाएगा उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 30 हो गया ये।
और इसके बाद में क्या कह रहा, तथा आधार का ऑन वन कोड, यहीं से क्या होगा, इसका आधार बनेगा, इसका ऑन वन कोड यहाँ पर आ जाएगा। ये कितना है, 60 है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई 60 दी गई थी, तो इसको इधर करके लिख लेना थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बीच की दूरी, मतलब ये वाली और ये वाली डिस्टेंस बतानी है। एक प्रकार से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये कितना 60 है, ये हमें वैल्यू निकाल लिया था। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, टेन यहाँ कितना हो जाएगा 60, और टेन 60 अंश का मान कितना होता है √3, इक्वल टू लंब की वैल्यू कितनी दी गई 60 दी गई, यहाँ पर 60 मान लेंगे। यक्स यहाँ पर मान लेते हैं इनके बीच की दूरी है जो कि हमें निकालनी है, तो यक्स कितना हो जाएगा 60 बटे √3। परिमेयीकरण करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 यहाँ 60 होता ना, यानी कि 20 √3 आ जाएगा। 20 √3 डी ऑप्शन में दिया गया, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये तो था। आगे देखो इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्ष, ठीक है, दिए गए हैं। ठीक है, तो चौथे शीर्ष का आपको मान बताना है कितना होगा। तो इसके लिए समांतर चतुर्भुज आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह से बन गया समांतर चतुर्भुज, इसके विकर्ण हो गए। ए मान लेते हैं यहाँ पर रहा होगा, इसका निर्देशांक कितना है 0,3 है। बी वाले का कितना दिया गया है, मान लेते हैं 0,0 है। सी वाले का कितना दिया गया है 5,0 है। डी वाले का कितना है नहीं मालूम, तो इसको मान लेते हैं कितना है x1 है, या ABCD मान लेते हैं, AB सही रहेगा। इसको मान लेते हैं A है, इसको मान लेते हैं B। ठीक है, AB की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, बस इतना बात आप लोग ध्यान रखो। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पर क्या, मूल बिंदु वाला फार्मूला। मूल बिंदु क्योंकि ये है, ये है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, सॉरी मूल बिंदु में कह रहा, मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, दोनों का निर्देशांक निकाल करके बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो AC के लिए मध्य बिंदु निकालते हैं, AC के लिए मध्य बिंदु फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, x, y इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 0 + 5 हो जाएगा, x1 + x2 यानी कि 0 + 5 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, कॉमा 0 + 3 बटे में 2 हो जाएगा, 0 + 3 बटे में 2। इसको इसके साथ जोड़ते हैं, इसको इसके साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, और कितना आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ से इसके लिए भी निकाल लेते हैं हम लोग। ये कौन सा था, ये था B और D था। ठीक है, BD का निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा A + 0 बटे में 2, और कितना हो जाएगा B + 0, और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा यहाँ से, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B/2। ठीक है, x वाला x वाले से तुलना होगा, y वाला y वाले से तुलना होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो A बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और B बराबर कितना हो जाएगा फिर 3 आ जाएगा। 5,3 इसका सही आंसर आ रहा है। ए पहले आया ना, यक्स वाई लिखते हैं, 5 5 3 जोड़ा मैंने, और उसके अंदर कितना हो जाएगा, ए भी सही है। ये गलत लगाया, 5,3 यहाँ पर कौन से ऑप्शन में जाएगा, डी वाले में, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है, तो इसके लिए समीकरण कौन सा होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया है, और ये एनसीईआरटी के शायद ये एज इट इज क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे तरीके, और सभी बच्चे नाम के साथ में कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। मूलों का योग दिया, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया गया, इंग्लिश वाले बच्चे इधर देख लेंगे, मैं बता नहीं रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये देखिए एक समीकरण दिया गया है, इसमें पूछ रहा दो रेखाएं किस तरह से ये है, तो A1/A2 B1/B2 निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और इसका इसके साथ निकालते तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। दोनों आपस में बराबर नहीं है, नाट इक्वल आ रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद करेंगे, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगर जो दोनों तीनों बराबर आते हैं तो संपाती होता है, एक बराबर आता है A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है, और समांतर रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती, उनका कोई हल भी नहीं होता है। आगे 96 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, किसी संख्या को 121 से भाग देने पर शेषफल कितना हो रहा है, 27 बच रहा है। ठीक है, इस संख्या को 11 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। जब देखिए इस तरह की क्वेश्चन दिए रहे, तो ये और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आपस में विभाजित कर देता, 11 इसको विभाजित कर देगा, 11 11 में 121 होता है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, 11 का मल्टीपल 121 होता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो शेष आता है उसी को क्या करते हैं, छोटी संख्या से भाग लगा करके देख लेते हैं। भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, कितना बच रहा, 5 शेष बच रहा ना, तो 5 इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है 97 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है,
यदि ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है तथा ए का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 है। ए का 5 है। उसके अंदर कह रहा है बी का अभाज्य न्यूनतम गुणनखंड कितना है, 7 है। बी वाला कितना आया, 7 आया है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 7। ए प्लस बी यानी कि 7 5 कितना हो जाएगा, 12। इसका न्यूनतम है अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड करो जी पहले, 2 गुनाए 4 और कितना हो जाएगा, 3 12। ठीक है, 4 3 12 हो गया ना। सबसे छोटा कौन है इसमें, 2 है। 2 दिया गया ए ऑप्शन में, ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे हम लोग। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन से ये क्या होता है, लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, जब आप लोग इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन से मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस पर करेंगे आप लोग, आराम से आंसर मिल जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे देखते रहेंगे, हिंदी वाले भी देखते रहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर है। देखिए कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई, 6 सेंटीमीटर का अंतर्वृत्त इस प्रकार बनाया गया है कि बी डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी डी कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक 12 दिया गया है, और डी सी इक्वल टू कितना, 9 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया गया एबीसी का कितना दिया गया है, 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एबी की लेंथ बतानी, एबी मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताना है। थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग समझते हैं। देखिए अगर जो कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये और ये देखिए डी और सी, और इसका नाम कुछ कर दे रहे हैं, कैसे मान लेते हैं, क्या है, ए है, इसका एबीसी तो लिखा गया, पी क्यों मान ले, ये मान लेते हैं पी है, और ये क्या क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर सी पी और सी डी आपस में बराबर होगा, बी डी और क्या होगा, बी क्यू आपस में बराबर होगा, ए क्यू और क्या होगा, ए पी आपस में बराबर होगा। इतना तो आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर शुरुआत में पहले से ही एक्स मान कर रखा गया, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, वो समझने में आपको दिक्कत होगा। ये 12 है, ठीक है, इसको मैंने माना है क्यों, इसको माना कितना, मैंने माना है पी माना है। ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, ये कितना है 12 तो ये भी 12 होगा, इसको मान ले रहे हैं ए क्यू का कितना यक्स है, ये भी कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वाली डिस्टेंस कितनी दी गई, त्रिज्या इसका दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो 6 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आगे फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, आर यानी कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में कितना होता है इसका जो दिया गया अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि यस जिसे कहते हैं आप लोग। ठीक है, अर्ध परिमाप जहां लिख लीजिएगा, या तो यस बाई 2 कह सकते हैं, अर्ध परिमाप। इसी फार्मूले पर आराम से लगाएंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। देखिए आर की वैल्यू कितनी दी गई, 6, तो मैं यहाँ पर 6 पुट कर दूंगा। क्षेत्रफल दिया गया कुछ, क्षेत्रफल कहाँ दिया गया, 189 दिया गया, 189 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद में इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा, पूरा जोड़ करके 2 से भाग लगा दो। ठीक है, तो पूरा जोड़ने से अच्छा क्या है, जोड़ ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। 9 12, उसके बाद कितना लिखा गया है, फिर से 12 आया, फिर से कितना आया, यक्स आया, फिर से कितना आया, यक्स आया, और फिर से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सबको जोड़ करके 2 से भाग लगाना है। ठीक है, तो देखिए 2 बार यहाँ पर 12 लिखा गया, 2 बार 9 लिखा गया, 2 बार यक्स है। अगर जो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 12 प्लस कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 8 20 1 21, और प्लस में कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ परिमाप निकाल लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर जो ना समझ में आया होगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूना 12, और प्लस में कितना हो जाएगा, 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। इसको अगर जो सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाकर के घटाने का काम करेगा, तो 3 हो जाएगा घटाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 63 आ रहा है आई थिंक, हाँ सही है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63, और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 कम कितना हो जाएगा, 6, 0 बार इसके बाद में लेकर जाना पड़ेगा, उसके बाद कितना आ जाएगा, दशमलव लगेगा, 6 पंचे 30 यानी कि 10.5 आ रहा है। यक्स की वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया, 10.5 आया। हमें बताना ए बी, यानी कि 12 इसमें जोड़ना भी है, तो 12 इसमें जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 22.5 हो जाएगा। 22.5 दिया गया सी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सबको। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। ये देखिए टेन थीटा कॉट थीटा बराबर 2 दिया गया है, तो टेन क्यूब और कॉट क्यूब का वैल्यू पूछ रहा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको एक मान करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे 100 नंबर क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से गुजरने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। ठीक है, जहां ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। पी क्यू है कहाँ जी, ये वाली लेंथ है। ठीक है, इसी को निकालना है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे। जो जो दिया गया एक बार लिख लेंगे, जैसे ओ क्यू कितना दिया गया है,
12 दिया गया, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 12 है, ठीक है। और कुछ दिया गया इसमें, त्रिज्या दिया गया आई थिंक ना 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हम लोग जानते क्या है, ये यहाँ पर क्या होगा, टेंजेंट, ठीक है। स्पर्श रेखा होगा, और स्पर्श रेखा क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि लंब होते हैं, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। अगर जो इस त्रिभुज को इस तरह से बनाना चाहे तो इस तरह से हो जाएगा, ये 90 डिग्री वाला एंगल यहाँ पर हो जाएगा, त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगा, और जो दिया गया कर्ण, ठीक है, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता 12, यहाँ पर हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, लंब की वैल्यू एक प्रकार से। तो लंब स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट में लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर्ण की वैल्यू कितनी है 12, 12 12 हम 144 हो जाएगा, आधार कितना है 5, 5 25 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 119 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। सही क्या होगा, इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा।